हेलो स्टूडेंट, स्वागत करता हूं आपका आप ही के चैनल मेरी ऑनलाइन क्लास पर। बच्चों, आज हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम क्लास 11th का पार्ट थर्ड करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को कंप्लीट कर लिया। तो आज की वीडियो में हमारा ये पार्ट नंबर 3 है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। जैसा कि आपके +1 एनसीईआरटी में है, हम बिल्कुल टोटली एनसीईआरटी एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। आज हम मॉडल के बारे में पढ़ेंगे। अभी मैं आपको थोड़ा सा जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो मॉडल आपके बने थे, जैसे थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम, बोहर मॉडल ऑफ एन एटम, तब तक न्यूट्रॉन की डिस्कवरी नहीं हुई थी। इस बात का आप ध्यान रखें कि तब तक न्यूट्रॉन की डिस्कवरी नहीं हुई थी। अभी जब मॉडल बनाए जा रहे थे उस टाइम केवल इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की खोज हुई थी। जैसा आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी करने का जो श्रेय जाता है वो जे थॉमसन को जाता है, और सबसे पहले मॉडल का भी श्रेय किसको जाएगा? जे थॉमसन को। तो ये दोनों बात आपको ध्यान रखनी। चलिए वन बाय वन देख लेते हैं मॉडल। एटॉमिक मॉडल्स आज का हमारा टॉपिक है, जिसमें हमने डिफरेंट टाइप्स के एटॉमिक मॉडल्स पढ़ने। आज हम 2 एटॉमिक मॉडल्स कवर करेंगे, एक थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम और रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम। सबसे पहले थॉमसन, वही थॉमसन जिन्होंने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी, थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। जे थॉमसन इन 1898 प्रपोज्ड दैट एन एटम पोसेस ए स्फेरिकल शेप, यानी एटम जो होता है वो आपका एक स्फेरिकल शेप का होता है। एटम कैसा होता है? स्फेरिकल शेप का होता है। ये उन्होंने कंसीडर किया था, जैसे लाइक दिस, ठीक। और उसका रेडियस भी बता दिया कि अप्रोक्सीमेटली उसका रेडियस कितना होगा, 10⁻⁻10 मीटर। ये ऊपर है भाई, इसको हम ठीक कर लेना, 10⁻⁻10, ठीक है। इन विच द पॉजिटिव चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी जिसके अंदर पॉजिटिव चार्ज जो है वो पूरी तरह से भरा हुआ है। जैसे लेटेस्ट सपोज मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। जैसे ये हो गया, ये जो आपका रेड पार्ट है जिसे मैंने फिलअप कर दिया है, ये पूरी तरह से एक जैसा है। आपको कहीं दिख रहा है क्या? कहीं रेड ज़्यादा डार्क है और कहीं रेड जो है वो लाइट है, ऐसा नहीं दिख रहा ना। बिल्कुल आपका यूनिफॉर्मली रेड कलर आया, एक जैसा है। ऐसे ही आपका जो पॉजिटिव चार्ज है वो यूनिफॉर्मली फिल्ड है, ठीक है। द इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इनटू इट, जबकि इलेक्ट्रॉन इसमें फंसे हुए कह सकते हैं, धसे हुए कह सकते हैं, एम्बेडेड हैं, व्यवस्थित हैं। किस तरीके से? इन सच ए मैनर एज टू गिव द मोस्ट स्टेबल इलेक्ट्रोस्टैटिक अरेंजमेंट। अब देखिए, जैसे मैं आपको बताता हूँ कि मैंने ये दिखाया कि ये लीजिए एक इलेक्ट्रॉन है, तो क्या ये अकेला इलेक्ट्रॉन इस पूरे पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रल कर पाएगा क्या? तो आपका जवाब आएगा जी बिल्कुल नहीं। इसका मतलब हमें इलेक्ट्रॉन जो है वो इस मैनर में आपको दिखाने हैं कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अरेंजमेंट जो होता है वो स्टेबल बने। यानी इसने अपने चारों ओर का कुछ पार्ट अगर न्यूट्रल किया है तो हम कुछ इलेक्ट्रॉन्स और भी दिखाने पड़ेंगे, जिससे ये क्लियर हो जाए कि एटम जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, इस पर किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं है। तो ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये आपके पास हो जाएगा इलेक्ट्रॉन्स। तो फिर से मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे हिंट दे देता हूँ कि ये जो रेड पार्ट है, ये जो रेड पार्ट है वो तो हो गया आपका पॉजिटिव चार्ज। रेड पार्ट तो आपका क्या हो जाएगा बच्चों? पॉजिटिव चार्ज। और ये जो आपको डॉट येलो कलर से मैंने दिखाए हैं, ये क्या हो जाएंगे आपके पास? इलेक्ट्रॉन। अब आपको लग रहा हो कि इतने इलेक्ट्रॉन मैंने दिखा दिए हैं कि ये जो है वो पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस कर सकते हैं। मैनी डिफरेंट नेम्स आर गिवन टू दिस मॉडल, फॉर एग्जाम्पल प्लम पडिंग, रेजिन पडिंग और वाटरमेलन। सबसे आपका ज़्यादा जो चलने वाला था उसका हमने रखा नाम वाटरमेलन। वाटरमेलन जैसा आप सभी जानते हो तरबूज, तो वाटरमेलन के अंदर भी एक रेड पार्ट होता है। तो ये जो रेड पार्ट होता है वो आपका पॉजिटिव चार्ज को रिप्रेजेंट करेगा जी। किसको रिप्रेजेंट करेगा? पॉजिटिव चार्ज को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है बच्चों। और अगर हम बात करें वाटरमेलन में जो सीड्स होते हैं, बीज होते हैं, वो इस रेड पार्ट के अंदर धसे हुए होते हैं।
सीड्स जो है वो किसको रिप्रेजेंट करेंगे, इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करेंगे। क्या ये बात समझ में आई? तो ये मॉडल था कौन सा, थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम। ठीक है, और थोड़ा सा जानकारी लेते हैं। देखिए ये फिर से देखिए, ये जो आपका पॉजिटिव स्फीयर है, यानी ये स्फीयर पूरी तरह से पॉजिटिव से भरा हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं होगी, ऐसा हमें आपको दिखाना पड़ेगा। और यहाँ पे देखिए ये जो आपका पोर्शन दिखा रखा है, ये वाला जो पोर्शन दिखा रखे हैं, ये आपको जो स्फीयर छोटे छोटे और डॉट से दिख रहे हैं, ये आपके पास इलेक्ट्रॉन, देखो इतने इलेक्ट्रॉन दिखाने हैं कि ये आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक अरेंजमेंट जो है वो आपका क्या हो जाए, स्टेबल हो जाए। ठीक है, इधर चल नहीं रहा है, कोई बात नहीं, आप थोड़ा समझ गए होंगे। ठीक, एन इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ दिस मॉडल इज दैट द मास ऑफ एटम इज अज्यूम्ड टू बी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। इंपॉर्टेंट फीचर क्या है इसका, इंपॉर्टेंट फीचर ये है कि इन्होंने इस मॉडल में ये कहा कि पॉजिटिव चार्ज जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और जो मास होता है एटम का वो प्रोटॉन की वजह से ज्यादा होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो तो नेग्लिजिबल होता है। इसलिए इसका मतलब क्या हो गया कि जो मास ऑफ एटम है, मास ऑफ एटम है वो अज्यूम किया गया कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरे एटम के अंदर। दिस मॉडल वाज एबल टू एक्सप्लेन द ओवरऑल न्यूट्रलिटी ऑफ द एटम। ये बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है कि क्या एक्सप्लेन करने में सक्सेस रहा था थॉमसन मॉडल ऑफ एटम, तो ये बात समझाने में सक्षम रहा कि वो न्यूट्रलिटी ऑफ एटम को एक्सप्लेन किया इन्होंने, कि देखो इतने इलेक्ट्रॉन दिखाने हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स है वो आपका न्यूट्रल हो जाए, यानी बैलेंस हो जाए, और इस पे किसी प्रकार का कोई चार्ज ना रहे। बट वाज नॉट कंसिस्ट विद द रिजल्ट ऑफ लेटर एक्सपेरिमेंट। बट जब बाद में एक्सपेरिमेंट होते गए तो उस एक्सपेरिमेंट के साथ इनकी जो बातें थी, इन मॉडल की जो आप कह सकते हो जो इंपॉर्टेंट फीचर्स थे, वो इंपॉर्टेंट फीचर भी मैच नहीं हुए। जैसे इन्होंने कहा कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, हर जगह आपके पास पॉजिटिव चार्ज है, पर उसके बाद जो रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट आया उससे पता चल गया कि नहीं, मोस्टली स्पेस इनसाइड एन एटम इज एम्प्टी। ज्यादातर जो जगह है वो क्या आपके पास खाली। पर फिर भी थॉमसन को अवार्ड दिया गया, नोबेल प्राइज दिया गया इन 1906, और ये फिजिक्स की कैटेगरी में ही मिला है, फॉर हिज थ्योरेटिकल एंड एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशन ऑन द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय गैस। देखो जैसे आपने देखा होगा कि जो हमने डिस्चार्ज ट्यूब ली थी, ये एक्सपेरिमेंट किया था कि नहीं किया था पिछली वीडियो में। इसके अंदर दो रोड थी, एक रोड को कनेक्ट कर दिया गया नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से, एक को कनेक्ट कर दिया गया पॉजिटिव से। पॉजिटिव से कनेक्ट किया गया उसको एनोड बोला, और नेगेटिव से कनेक्ट किया गया उसको कैथोड बोला। और इसके अंदर गैस थी, गैस का जो प्रेशर था वो थोड़ा सा कम कर दें और हाई वोल्टेज अप्लाई कर दें तो गैस कंडक्ट हो गई थी, यानी एक्सपेरिमेंट कर रहा था। तो कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय गैस, और एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशन करने के लिए गैस के ऊपर उसको एक नोबेल प्राइज मिला है। कौन सा प्राइज मिला है, नोबेल प्राइज इन 1906। तो ये थोड़ी सी नॉलेज थी, हमने देखा। तो ये था आपका थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। इस बात का ध्यान रखना कि थॉमसन ने जो रेडियस बताया वो कितना बताया है, इन द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻10, इन ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻10 मीटर बताया। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम। रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम करने से पहले मैं आपको एक कंसेप्ट और क्लियर करना चाहता हूं, ताकि आपको रदरफोर्ड जो न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम है वो समझ में आए। तो चलिए वापस चलते हैं हम पिछली स्लाइड पे और देखते हैं कि हमें कौन सा टॉपिक इस रदरफोर्ड मॉडल एटम से करने से पहले हमें करना चाहिए। ठीक है, तो जस्ट ए मिनट, आप थोड़ा सा मुझे कुछ समय दें। एक आता है आपके पास टॉपिक रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी क्या होती है, क्या होता है कि कई बार हमने ऐसे सब्सटेंस देखे, जैसे मान लीजिए आपका कोई सब्सटेंस, लेट अस सपोज दिस इज सब्सटेंस। इस सब्सटेंस से क्या होती है, ऑटोमेटिक अपने आप यहां से रेडिएशन इमिट रहती है, यहां से रेडिएशन इमिट होती है। अब देखो ये चारों तरफ ही करेगा रेडिएशन इमिट। तो ये जो रेडिएशन इमिट हो रहा है, ये जो अपने आप हो रहा है, यानी कौन सा प्रोसेस हो गया, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो गया। ये जो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, जो अपने आप इमिट होती है रेडिएशन फ्रॉम दिस सब्सटेंस, इस फिनोमिना को क्या बोला गया, रेडियो एक्टिविटी।
और इस सब्सटेंस को क्या बोला गया, इस सब्सटेंस को बोला गया रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। ठीक, तो क्या लिख सकते हैं, द फिनोमिना in which spontaneous emission of radiations from the substance is called radioactivity। इसी को नाम दे दिया गया क्या अभी, रेडियो एक्टिविटी। ठीक है, इसका मतलब इनकी कुछ ना कुछ लाइफ होती है। अब देखो लगातार इससे रेडिएशन निकल रहे हैं, मतलब उसके अंदर पार्टिकल भी निकल रहे होंगे, तो ये जो पार्टिकल निकल रहे हैं तो धीरे धीरे इसका जो साइज है वो कम हो रहा होगा, तो डेफिनेटली आंसर मेरा ये आएगा कि जरूर कम हो रहा होगा। तो इसका मतलब इसकी कुछ ना कुछ लाइफ होगी और एक निश्चित टाइम के बाद ये बिल्कुल खत्म हो जाएगा, क्योंकि अपने आप इमिट कर रहा है रेडिएशन। ठीक है, तो ये हो गया आपका रेडियो एक्टिविटी। इसी में एक एक्सपेरिमेंट और छोटा सा हम कर लेते हैं, जस्ट ए मिनट। अब हमने क्या लिया, अलग अलग प्रकार के सब्सटेंस लेके देखे हमने, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। ये लेड ब्लॉक है, इसके अंदर ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है जो मैं ब्लैक कर रहा हूँ। ये जो ब्लैक किया है ये तो हो गया आपका रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। ठीक, और ये हो गया आपका लेड ब्लॉक। अब क्या होगा, इससे कंटिन्यूसली आपकी रेडिएशन निकलती रहेगी। ठीक है ना, इस तरह से कंटिन्यूसली अपने आप स्पॉन्टेनियस। अब यहां पे हम लगा देते हैं एक नैरो स्लिट। जस्ट ए मिनट, ये होगी आपकी नैरो स्लिट। तो इससे क्या होगा कि इस नैरो स्लिट से आपके पास जो रेडिएशन है वो केवल आपके इस तरह से निकलेगी। अब हमने क्या किया, इस पे लगा दी प्लेट, एक तरफ लगा दी हमने नेगेटिव चार्ज प्लेट और एक तरफ लगा दी हमने पॉजिटिव चार्ज प्लेट, और यहां पे लगा दी हमने स्क्रीन, दिस स्क्रीन। तो हमने देखा कि इससे जब अलग अलग सब्सटेंस से देखा कि ऐसी रेडिएशन आ रही है जो कई बार जो रेडिएशन इमिट होती है सब्सटेंस से वो आपकी नेगेटिव की तरफ मुड़ जाती है, डिफ्लेक्ट हो जाती है नेगेटिव की तरफ, और आपको पॉइंट ए पे मिलती है। इसका मतलब इस रेडिएशन में जो पार्टिकल आ रहा है उन पार्टिकल पे कौन सा चार्ज होगा भाई, पॉजिटिव चार्ज होगा। एस पार्टिकल को बोला गया अल्फा पार्टिकल। क्या नाम दिया गया, अल्फा पार्टिकल। इसका मतलब अल्फा पार्टिकल पे कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। अगर आप मुझसे पूछो कितना चार्ज होता है तो मैं ये कह देता हूं कि +2 यूनिट चार्ज होता है। पार्टिकल तो मास होगा, और मास होता है इसका 4, मास कितना होता है 4। अगर इसकी कंपेयर करें तो ये हीलियम 2 पॉजिटिव के साथ कंपेयर हो रहा है। किसके साथ कंपेयर हो रहा है, हीलियम 2 पॉजिटिव। अब चार्ज भी 2 पॉजिटिव है और मास भी क्या है 4 है, तो वो अल्फा पार्टिकल है। ठीक है, कई बार हमने ऐसी रेडिएशन आई सब सब्सटेंस को चेंज करके देखा गया, एक्सपेरिमेंट करके देखा गया, तो ऐसी रेडिएशन भी हमने ऑब्जर्व करी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से कि वो जो रेडिएशन आ रही थी वो आपकी पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी की तरफ डिफ्लेक्ट, सॉरी पॉजिटिव चार्ज प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट हो रही थी। इसका मतलब इन पे जो पार्टिकल आ रहा है इस रे को तो बोल देंगे अल्फा रे, इसके अंदर जो पार्टिकल है उनको बोल दिया अल्फा पार्टिकल। इसी प्रकार ये जो नेगेटिव चार्ज है उस पार्टिकल को तो बोल दिया बीटा पार्टिकल, और ये जो रे आ रही है उस रे को हमने बोल दिया बीटा रे। इस रे को क्या बोल दिया हमने, बीटा रे। और एक ऑब्जर्वेशन हमने ऐसा भी देखा कि जो रेडिएशन आ रही है वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में चलेगी। इसका मतलब ये क्या है, न्यूट्रल है, इस पे किसी भी प्रकार का कोई चार्ज नहीं है। इस रे को हमने बोला गामा रे, गामा रे, ये सिंबल रखूंगा मैं गामा। तो इस तरीके से आपके पास एक्सपेरिमेंट किया गया। इसका मतलब एक ऐसा सब्सटेंस जिससे अल्फा रे इमिट होती है, अल्फा रे रेडिएशन निकलती है, उसको बोलेंगे अल्फा रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। और ऐसा रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जिससे केवल गामा रे निकलती है उनको हम बोलेंगे गामा रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। और ऐसा
रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जिससे केवल बीटा रे इमिट होती है उनको हम बोलेंगे बीटा रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। तो पता चल गया अल्फा का मतलब क्या हो गया कि ऐसी रेडिएशन होगी, अल्फा रे का मतलब हो गया ऐसी रेडिएशन होगी जिसके अंदर पॉजिटिव चार्ज होगा, और बीटा के अंदर नेगेटिव, बीटा रे के अंदर जो पार्टिकल आएंगे उस पर कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव, जैसे कैथोड पे था। और गामा बिल्कुल क्या रहेगी आपकी, न्यूट्रल रहेगी। तो अब देखिए, अब समझ में आएगा आपको एक्सपेरिमेंट। रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम से पहले एक एक्सपेरिमेंट किया गया, और इस एक्सपेरिमेंट का नाम रख देता हूं मैं रदरफोर्ड्स अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। हेडिंग आप ये बनाएंगे, मॉडल हम बाद में पढ़ेंगे। रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, ये क्या था, देखो रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट क्या था। रदरफोर्ड उसके दो स्टूडेंट्स गीगर, हैंस गीगर एंड अर्नेस्ट मार्सडन bombarded very thin gold foil with alpha particle। देखो कहने का मतलब ये है कि कई जगह में ये देखने को मिला कि रदरफोर्ड जो था, रदरफोर्ड की तो एक थ्योरी थी, मतलब आप कह सकते हो गाइडलाइन थी। एक्सपेरिमेंट करने वाले कौन थे, एक्सपेरिमेंट करने वाले तो इसके दो स्टूडेंट थे जिनके नाम आपके क्या है सामने। उसने क्या किया, अल्फा पार्टिकल इमिट होते हैं, वो अभी बताया अल्फा पार्टिकल क्या होते हैं, यानी अल्फा रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से रेडिएशन निकलती है और उसके अंदर जो पार्टिकल होते हैं उनको बोलते हैं अल्फा पार्टिकल, और इन पार्टिकल पे कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट का सेटअप देख लेते हैं। देखो क्या है सेटअप, ऐसा है बच्चों कि ये जो आपके पास एक सोर्स है, देखो जैसे नीचे लिखा हुआ सोर्स और अल्फा पार्टिकल, यानी यहां से केवल जो रे जा रही है वो आपकी कौन सी रे जा रही है भाई, अल्फा रे जा रही है। गामा सिंबल बन गया, कोई बात नहीं, ठीक कर देते हैं। ये देखिए अल्फा रे जा रही है, ठीक है, और इसको लेड प्लेट में से पास करें, बिल्कुल थिन आपके पास, ठीक है। और यहाँ पे रखा है गोल्ड फॉइल। गोल्ड फॉइल क्यों रखा गया है, क्योंकि गोल्ड फॉइल की जो मेलेबिलिटी प्रॉपर्टी है वो बहुत अच्छी होती है, यानी इसको इतनी पतली थिन सीट के अंदर हम कर सकते हैं कि जैसे सपोज किया जा सकता है कि एटम के चारों ओर तो एटम हो सकते हैं पर उस सीट के आगे और पीछे एटम नहीं होंगे, इस बात का भी ध्यान रखें, ठीक। तो इस गोल्ड फॉइल में से करें तो हमने देखा कि जो मोस्टली 99% अल्फा रे, कितनी 99% अल्फा रे जो थी वो तो गोल्ड फॉइल में से पास हो गई विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। पहली ऑब्जर्वेशन तो यही समझ में आई, या कह सकते हैं ये ऑब्जर्वेशन की ऑब्जर्व की गई। जब एक्सपेरिमेंट किया गया तो उस टाइम क्या क्या हुआ उसकी बात हो रही है, ठीक है। और अगर हम बात करें तो ये जो कुछ अल्फा रे थी, फ्यू अल्फा रे, ये गोल्ड फॉइल में से पास तो हो गई बट डिफ्लेक्ट भी हो गई, और बहुत ही कम, वेरी फ्यू, वेरी फ्यू, बहुत ही कम ऐसी रे थी जो गोल्ड फॉइल में से भी पास नहीं हुई और टकरा करके आ गई, वापस आ गई। तो दिस इज द अरेंजमेंट ऑफ द रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, क्योंकि इसमें अल्फा पार्टिकल को स्कैटर्ड करवाया गया गोल्ड फॉइल पर इंसिडेंट करवा के, इसलिए इसका नाम हो गया अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। और इनकी ऑब्जर्वेशन के बाद कंक्लूजन निकलेगा, और इन्हीं कंक्लूजन के बेस पर आपका मॉडल बनेगा रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम, ठीक है। चलिए देखते हैं। इट वाज ऑब्जर्व्ड दैट मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास थ्रू द गोल्ड फॉइल एंड डिफ्लेक्टेड। मैंने जैसे बताया देखो, मोस्टली जो आपके पास है ये बिल्कुल सीधी पास होगी विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। मैंने बोला 99%, तो इसका मतलब मोस्टली अल्फा रे पास फ्रॉम द गोल्ड फॉइल विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन हो गया। सेकंड ऑब्जर्वेशन, ए स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ द अल्फा पार्टिकल वाज डिफ्लेक्टेड बाय स्मॉल एंगल। स्मॉल फ्रैक्शन मतलब कुछ ही आपके पास अल्फा पार्टिकल या अल्फा रे ऐसी होगी जो गोल्ड फॉइल में से पास तो होगी पर देखो ये डिफ्लेक्ट होगी, कुछ ने कुछ एंगल बनाएगी। थर्ड, ए वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल 1 in 20,000, 20,000 में से एक। जब आप एनसीईआरटी 9th की क्लास देखते हो, एनसीईआरटी 9th क्लास की बुक देखते हो आप, तो उसमें कहीं ना कहीं कई बुक में ऐसा लिखा मिल जाएगा 1 in 8,000। और जब +1 की बुक देखते हो तो ये आता है। मतलब कहने का मतलब जो भी हो, आंकड़े से हमें कोई मतलब नहीं है, आंकड़े कभी नहीं पूछे जाएंगे। जहां पे आंकड़े डाउट में आ जाते हैं, ऐसा कभी नहीं पूछा जाता कि कितनी रे ऐसी थी जो वापस आई, कितने में से कितनी होगी अप्रोक्सीमेटली, तो अप्रोक्सीमेटली 1 in 20,000 बाउंस्ड बैक, वो वापस आ जाती है।
दैट इज वर डिफ्लेक्टेड बाय नियरली 180 डिग्री। देखो जैसे ऐसे गई वापस ऐसे ही आ गई, ऐसे गई और ऐसे वापस आ गई, तो देखो एंगल कितना हो जाएगा पास, ठीक है ना। जाना तो सीधा चाहिए था, पर ये आपके पास वापस बाउंस बैक हो जाती है 180 डिग्री से, ठीक है, क्लियर है। तो ये ऑब्जर्वेशन थी, 3 ऑब्जर्वेशन है, आपको ध्यान रखनी है। आई होप आपको समझ आ गई। पहली ऑब्जर्वेशन, गोल्ड फॉइल में से मोस्टली 99% अल्फा पार्टिकल पास हो गए विदाउट एनी डिफ्लेक्शन एंड डिफ्लेक्टेड। कुछ ऐसे हुए जो गोल्ड फॉइल में से तो पास तो हुए पर डिफ्लेक्ट हो गए, और बहुत ही कम 20,000 में से एक ऐसा कह सकते हो जो बाउंस बैक हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। On the basis of observation, Rutherford the following conclusion regarding the structure of atom। अब पहले कंक्लूजन से पहले नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब देखिए ये आपके पास इस तरह से थिन गोल्ड फॉइल के बहुत सारे एटम। अब ये रे जो थी वो देखो, ये जो ब्लैक दिखा रहा है ये न्यूक्लियस है, ये ब्लैक दिखा रहे हैं ये क्या है, न्यूक्लियस। तो ये क्या थी, दूर थे न्यूक्लियस से, ये न्यूक्लियस से दूर थे। जैसे हमारा मॉडल हो उसका अगर नॉलेज लें तो न्यूक्लियस पे कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। तो अल्फा पार्टिकल भी कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करेंगे, रिपेल, पर वो तो तब करेंगे ना जब नजदीक आएंगे, अभी तो नजदीक ही नहीं है, अभी तो बहुत दूर है, तो ये सीधा पास हो गया। देखो ये सीधे पास हो गया है ना, सीधे पास हो गया, क्लियर पॉइंट। अब देखो ये क्या था, ये जो आपका पॉजिटिव पार्टिकल है यानी अल्फा रे, वो देखो पॉजिटिव के थोड़ा नजदीक है, ये तो बाहर था, ये तो बहुत दूर है, देखो बहुत दूर है तो इसका कोई रिपल्सन नहीं। पर जैसे ही इसके नजदीक आना चाहा तो इन्होंने क्या किया, रिपेल किया, रिपेल किया तो ये डिफ्लेक्ट इस तरह से। इसी प्रकार ये भी देखो, ये भी आपके पास क्या हो जाएगा, डिफ्लेक्ट हो जाएगा, नजदीक आया डिफ्लेक्ट, क्लियर बात। अब आपके पास जो बिल्कुल सेंटर पे होंगी, बिल्कुल क्या हो गए सेंटर पे होंगी, वो आपके पास बाउंस बैक हो जाएंगे, वो आपके पास क्या हो जाएंगे, बाउंस बैक हो जाएंगे, वापस आ जाएंगे टकराने। जैसे ये देखो ये सेंटर पे था, बिल्कुल सेंटर, ये टकरा के क्या आ जाएगा, वापस आएगा। तो ये डिफ्लेक्शन होता है पार्टिकल का, ये बहुत ज्यादा डिफ्लेक्शन हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम मैं ये कहूँ कि ये एटम है, बड़ा जूम करके देखें, और इसमें से मोस्टली अल्फा पार्टिकल ऐसे पास होगी, और ये जो नजदीक आई वो डिफ्लेक्ट होगी, जो बिल्कुल सेंटर पे आई वो वापस चली गई, फिर ये नजदीक वाली फिर डिफ्लेक्ट हो गई, दूर वाली सीधी निकल ही जाएगी। इसका मतलब अगर ये पॉजिटिव चार्ज से भरा होता तो ये सारी जो आपके पास अल्फा रे जा रही है, अल्फा पार्टिकल जो इस पे बॉम्बार्डमेंट करवाया है गोल्ड फॉइल पर, तो ये सारे बाउंस बैक होने चाहिए थी। रदरफोर्ड ने क्या बताया था, रदरफोर्ड ने ये बताया कि जो मोस्टली या हम कहें बात कहें कि जो पूरा ही मोस्टली क्या पूरा ही जो एटम होता है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड बाय पॉजिटिव चार्ज होता है। अगर वो ऐसा होता तो पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करना चाहिए था। अब रदरफोर्ड ने कहा कि अल्फा पार्टिकल अगर रिपेल होकर वापस आ रहा है, सेंटर पे से आ रहा है, तो इसका मतलब सेंटर पर क्या है, हैवी पॉजिटिव चार्ज, हैवी पॉजिटिव। तो कंक्लूजन क्या निकला कि प्रोटॉन कहाँ मिलने की संभावना होगी, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज, प्रोटॉन की डिस्कवरी हो चुकी है, तो प्रोटॉन कहाँ पे होगा, प्रोटॉन होगा सेंटर पे, और इस सेंटर का ही नाम क्या रख दिया गया, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस। और उन्होंने एक्सपेरिमेंट से ये भी हिंट दिया कि जो एटम का जो मास होगा, मॉडल में पढ़ेंगे, वो सेंटर पर प्रोटॉन की वजह से भी है और कोई अदर पार्टिकल भी है, पर उस पार्टिकल पे कोई चार्ज नहीं है। हिंट दे दिया इन्होंने। अब साइंटिस्ट सोचा कि उस पार्टिकल को हमें ढूंढना चाहिए, तब जाके चैडविक का एक एक्सपेरिमेंट हो रहा था बोम्बार्डमेंट का, और उससे डिस्कवरी किसके, न्यूट्रॉन की। अभी तक न्यूट्रॉन की डिस्कवरी नहीं हुई थी, मैं आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बता चुका हूँ। ये मॉडल आए थे तब, जब तक आपके पास न्यूट्रॉन की डिस्कवरी नहीं हुई थी। सॉरी बच्चों, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो मोस्टली स्पेस है इनसाइड एन एटम वो बिल्कुल एम्प्टी है, मोस्टली स्पेस इनसाइड एन एटम इज एम्प्टी, ठीक है। तो देखिए most of the space in the atom is empty as the most of alpha particle pass through the foil and deflected, foil में से and deflected पास हुए हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि तो खाली है। अगर पूरी तरह से पॉजिटिव चार्ज से भरा होता अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड, फिर तो सारी अल्फा पार्टिकल वापस आने चाहिए थे, बाउंस बैक होने चाहिए। समझ आएगी नहीं बात। तो ये यहाँ पे जो थॉमसन है वो मॉडल जो है वो बिल्कुल पूरी तरह से फेल हो जाए, क्योंकि थॉमसन जो वो केवल थियोरेटिकल कंसेप्ट था। A few positively charged alpha particles were deflected. The deflection must be due to enormous repulsive force, showing that the positive charge of atom is not spread throughout the atom as Thomson had. जैसे आपने क्या कहा, मैंने बार बार ये बात रिपीट कर रहा हूँ, यही लिखा हुआ है, इसमें कोई नई चीज नहीं है, कि जो थॉमसन ने जो ये बताया था कि पॉजिटिव चार्ज से भरा हुआ है, ऐसा नहीं है पूरी तरह से, तो पॉजिटिव चार्ज स्प्रेड नहीं हुआ है, फैला हुआ नहीं है।
द पॉजिटिव चार्ज हैज टू बी कंसंट्रेटेड इन वेरी स्मॉल वॉल्यूम दैट रिपेल्ड एंड डिफ्लेक्टेड द पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। यानी जो पॉजिटिव चार्ज है वो कहाँ पे है, वेरी स्मॉल वॉल्यूम के अंदर है, और वो स्मॉल वॉल्यूम जो सेंटर पे है उसका नाम दे देंगे हम क्या, न्यूक्लियस। क्या नाम दे देंगे बच्चों, न्यूक्लियस। Calculation by Rutherford show that the volume occupied by the nucleus is negligible small as compared to total volume of the atom। कैलकुलेशन की गई रदरफोर्ड के द्वारा और उससे बताया गया कि जो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द न्यूक्लियस, ये जो न्यूक्लियस का जो मैंने वॉल्यूम दिखाया ये बहुत छोटा होता है। रेडियस ऑफ एटम होता है 10⁻⁻10 मीटर और न्यूक्लियस का होता है 10⁻⁻15 मीटर। ठीक कर लेना इसको, 10⁻⁻10 मीटर बोल रहा हूँ और 10⁻⁻15 मीटर बोल रहा हूँ। ठीक है, इसका मतलब एक क्रिकेट बॉल हो और क्रिकेट बॉल को सेंटर मान लें और इसका रेडियस बनाते हुए 5 किलोमीटर का रेडियस बनाते हुए एटम का साइज अज्यूम करें तो ये जो क्रिकेट बॉल होगी वो न्यूक्लियस का साइज होगा। अब देख लो एटम कितना बड़ा हो, एटम 5 किलोमीटर रेडियस का हो और वहां सेंटर पर क्रिकेट बॉल रख दे तो वो न्यूक्लियस हो। यानी साइज ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी 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 स्मॉल एज कंपेयर टू साइज ऑफ एटम। न्यूक्लियस का साइज बहुत छोटा होगा एज कंपेयर टू। ठीक है, तो आज हमने ये एक्सपेरिमेंट किया है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर इन्हीं कंक्लूजन पे बेस हम रदरफोर्ड मॉडल या हम कहें रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम को पढ़ेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू बच्चों।